और जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया। ये सुभाष के लिए भयानक खबर थी। सन 1945 में एक विमान दुर्घटना में बोस की रहस्यमय मौत ने विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांत धनबाद से उन्होंने कालका मेल पकड़ी और फिर पेशावर पहुंच गए। अगर आप इंडिया के कैपिटल दिल्ली में रहते हैं और फिर वहां से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कश्मीरी बोलना होगा, या फिर आप दिल्ली से साउथ की तरफ मूव करते हैं तो आपको वहां पर जाके तमिल या साउथ इंडियन लैंग्वेज में उनको समझाना होगा। दरअसल वो जर्मनी में बंद भारतीय कैदियों को छोड़ाकर उनके साथ फौज बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते थे। 75th रिपब्लिक डे के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के ही नाम याद हैं। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई में छोटे छोटे बच्चों ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, लेकिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट लीडर है जिसने ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर लाकर रख दिया था। पहले ये ऑडियो सुनते हैं। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। 23 जनवरी 1897 बंगाल में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जहां बापू व्यक्तिगत सत्याग्रह और अहिंसा से अंग्रेजों को पीछे हटाना चाहते थे, वहीं सुभाष उसके उलट अंग्रेजों की जुबान में अंग्रेजों को हराना चाहते थे। रंग से गोरे, तेज दिमाग और लंबे कद काठी के कारण सुभाष चंद्र बोस को बंगाल का शेर कहा जाता था। अंग्रेजों के शासन में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी की, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में उन्हें नौकरी करना पसंद नहीं था और उन्होंने देश प्रेम के लिए देश के सबसे बड़े एग्जाम आईसीएस में पास करने के बाद भी उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दी। अकेले चलो रे का मतलब है अगर तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे साथ कोई नहीं देता तो तुम्हें अपने मुकाम के लिए अकेले ही चल पड़ना है। इन बोल से सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड थे और अकेले ही निकल पड़े अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने। कॉलेज के टाइम से ही सुभाष चंद्र बोस बहुत ही आक्रामक तेवर के थे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। दिमाग और देश के प्रति प्रेम ने भारत के दिग्गज लीडर्स बापूजी, नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे तमाम लीडर्स के सामने सुभाष चंद्र बोस को फेवरेट बना दिया था। अंग्रेजों को कई बार छकाने के बाद, मतलब कि उनकी नाक के नीचे से जेल तोड़कर भाग जाने के कारण वो दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि उनको ऐसा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस बार उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट किया। हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि आप आरोपी को उसी के घर में कैद करके रखते हैं और बाहर पुलिस का सख्त पहरा होता है। लेकिन सुभाष कहां रुकने वाले थे, वो एक बार फिर फरार हो गए। इस बार सुभाष कुछ और करने के लिए निकले थे जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया। बोस इस बार आर पार की लड़ाई के मूड से घर से निकले थे। अंग्रेजी सरकार को चकमा देते हुए उन्होंने बंगाल से धनबाद तक का सफर गाड़ी से तय किया। धनबाद से उन्होंने कालका मेल पकड़ी और फिर पेशावर पहुंच गए। लंबे और गोरे कद काठी के होने की वजह से अफगानिस्तान में पठानों के बीच में रहने में उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई। फरार होने की वजह से बोस को रूप बदल कर रहना पड़ता था। सुभाष का मकसद था जगह जगह के लोगों को जोड़ना और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करना। अफगानिस्तान काबुल उनका पहला पड़ाव नहीं था। उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए रशिया जाना था, लेकिन अफगान में रहते हुए रशिया में जाना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क था। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इंडिया के कैपिटल दिल्ली में रहते हैं और फिर वहां से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कश्मीरी बोलना होगा, या फिर आप दिल्ली से साउथ की तरफ मूव करते हैं तो आपको वहां पर जाके तमिल या साउथ इंडियन लैंग्वेज में उनको समझाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा।
सुभाष एक मल्टीलिंगुअल व्यक्ति थे, मतलब कि हाईली क्वालिफाइड होने के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस कई तरह की भाषाओं को जानते थे और उन्हें बोलते थे। सुभाष पूरी दुनिया में बहुचर्चित थे, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में इटली एम्बेसी के जरिए वो इटली पहुंच गए और फिर इटली के बाद जर्मनी। दुनिया जानती है कि जर्मनी का एडोल्फ हिटलर एक क्रूर तानाशाह था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की इंप्रेसिव पर्सनैलिटी के कारण हिटलर ने भी सुभाष को दोस्त बना लिया था। ना सिर्फ दोस्ती बल्कि उनके रहने का प्रॉपर अरेंजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी भी उन्हें मिली। इसी दौरान जर्मनी के उनकी पुराने परिचित से उनकी मुलाकात हुई, जो कि जर्मन थी और वही बाद में उनकी पत्नी बनी। सुभाष के मन में क्या चल रहा था इसे कोई नहीं जानता था। दरअसल वो जर्मनी में बंद भारतीय कैदियों को छुड़ाकर उनके साथ फौज बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट से एक मेमोरेंडम भी पास करवाया। उनके देश प्रेम और हमवतन लोगों के प्रति सुभाष चंद्र बोस में एक अपनापन था, और यही अपनापन गैर मुल्कों में भी लोगों के साथ जोड़कर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तैयार किया। दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका था और जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया। यह सुभाष के लिए भयानक खबर थी। वो खतरे की घंटी को भांप गए थे कि रशिया अब जर्मनी के साथ साथ सुभाष और उनके लोगों को भी खत्म कर देगा। बोस एक बार फिर से अपने साथियों के साथ जर्मनी से पलायन कर गए और इस बार उनका अगला पड़ाव था जापान। फिर से उन्होंने जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला डाला था। उनका ये आक्रामक रूप और चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव को ब्रिटिश सरकार झेल नहीं पाया और सन 1947 में ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े और देश आजाद हो गया। सुभाष ने इसी दौरान कई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स जैसे कि भूटान, बर्मा जैसे जगहों में भी गए। सुभाष चंद्र बोस के कमान के तहत आईएनए ने बर्मा और पूर्वोत्तर भारत में जापानियों के साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि आईएनए का सैन्य प्रभाव सीमित था, बोस के प्रयासों का ब्रिटिश राज पर मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। सन 1945 में एक विमान दुर्घटना में बोस की रहस्यमय मौत ने विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। टाइटल द फॉरगॉटन हीरो का उपयोग करने का उद्देश्य भारत के हिस्ट्री को शेप देने में बोस की भूमिका को अधिक शार्प और इन्फ्लुएंशियल समझ की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है। इससे पता चलता है कि उनकी कहानी में जो कुछ आमतौर पर जाना जाता है या जोर दिया जाता है उससे कहीं अधिक है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।